ये वो दौर था जब भारत में 10 में से 3 लोगों के पास भी शायद मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। एयरसेल के पास 50 लाख 3G कस्टमर हो गए। फर्स्ट एवर टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया जो 2G, 3G और 4G सभी नेटवर्क प्रोवाइड कर रही थी उस वक्त। एयरसेल कितनी बड़ी कंपनी थी, आप इससे समझ सकते हैं कि स्पेक्ट्रम खरीदने का इतना पैसा इन दोनों कंपनियों से ज्यादा था। 15,550 करोड़ का कर्ज जो कंपनी 400 करोड़ रुपए हर महीने कमा रही थी, वही कंपनी अब हर महीने 100 से 150 करोड़ का लॉस झेल रही थी। कौन है इतनी बड़ी कंपनी के बर्बादी की वजह? क्या एयरसेल जियो के आने के बाद बर्बाद हुई? एयरसेल कैसे खत्म हुई? ये कहानी पूरी तरह समझने के लिए हमें इस कंपनी के इतिहास में जाना पड़ेगा। आज के टाइम में टेलीकॉम में 2 ही कंपनी पूरे टेलीकॉम सेक्टर को ऑपरेट कर रही है। पर अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो साल 2014 तक एयरसेल इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी। और तो और ये उस वक्त की एक लौती ऐसी कंपनी थी जो ना किसी सरकार के अंडर थी और ना ही किसी बड़े ग्रुप की। इतना ही नहीं, एयरसेल ऐसी कंपनी थी जो साल 2014 में 4 नेटवर्क प्रोवाइड करने के साथ साथ ऐसी कंपनी भी बनी जो 2G, 3G और 4G सभी नेटवर्क प्रोवाइड कर रही थी 2014 में। तो फ्रेंड्स, ये सवाल तो हर किसी के दिमाग में जरूर बनता है कि ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ। कहने को इसके 2 स्वरूप हो सकते हैं। पहला, क्या एयरसेल जियो के आने के बाद बर्बाद हुई, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। पर दूसरा, क्या इसे किसी साजिश के तहत बर्बाद किया गया? कौन है इतनी बड़ी कंपनी के बर्बादी की वजह? इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैंने सैकड़ों वीडियो देखी, मैंने कई रिसर्च भी पढ़े, पर कोई भी इस एंगल को दिखाने को तैयार ही नहीं। पर इस वीडियो में आपको एक एक सच जानने को मिलेगा कि कौन था इस कंपनी को बर्बाद करने के पीछे। और ये वीडियो का मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं, एयरसेल जियो के आने की वजह से नहीं बर्बाद हुई, क्योंकि एयरसेल कंपनी के मालिक भी कहीं न कहीं अंबानी जितने ही रिच है, या कहें तो आज के टाइम में शायद उनसे 2 कदम आगे ही होंगे। और दोस्तों, ये मत समझिएगा कि एयरसेल कोई छोटी मोटी कंपनी थी। एयरसेल कितनी बड़ी कंपनी थी, आप इससे समझ सकते हैं कि 2014 में एयरसेल के अलावा 2 ही कंपनियों के पास 4G था। और एयरसेल ऐसी कंपनी थी जो इन दोनों से पहले 4G लेके आई थी, यानी उसके पास स्पेक्ट्रम खरीदने का इतना पैसा इन दोनों कंपनियों से ज्यादा था। वहीं 2014 तक एयरसेल के पास इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कस्टमर बेस था। और आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इसकी परत खुलती चली जाएगी। और दोस्तों, मैं गौरव बी कश्यप पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो के अंत तक आपके दिमाग में कोई सवाल ना बचे। अगर सवाल फिर भी बच जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, जहां बाकी सारी टेलीकॉम कंपनी ठीक से 2G स्टेबल नहीं कर पा रही थी, वहीं एयरसेल ने 2014 में 4G नेटवर्क प्रोवाइड करा दिया था। और इस मूव के साथ ही एयरसेल भारत की पहली 4G नेटवर्क कवरेज वाली भी टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। इससे ये तो क्लियर समझ में आता है कंपनी की मार्केट में कितनी अच्छी पकड़ होगी। अगर फ्रेंड्स इसके फिगर्स की बात की जाए तो 2014 में इसका मार्केट शेयर 7.5% का था। वही कंपनी के पास लगभग 8.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे। और दोस्तों, ये 8.5 करोड़ आज के 80 करोड़ के बराबर है, क्योंकि उस वक्त यानी 2012 से 14 के बीच में 10 में से सिर्फ 5 या 6 लोगों के पास ही फोन हुआ करता था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि एयरसेल तमिलनाडु की वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी थी, यानी वहाँ की मार्केट लीडर। इसके अलावा असम, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी पूरी पकड़ थी। इतना ही नहीं, 2008 से 2015 तक IPL की सबसे फेमस फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग के टी शर्ट को भी एयरसेल ही स्पॉन्सर करती थी। यानी क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, टेनिस और गोल्फ जैसे स्पोर्ट को भी एयरसेल ने स्पॉन्सर किया है। ये कितना बड़ा ब्रांड था, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के सबसे महंगे इंडियन क्रिकेट प्लेयर MS धोनी एयरसेल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। और ये धोनी का एयरसेल एड आपने जरूर देखा होगा। वही तमिल एक्टर सूर्या साउथ के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसके अलावा एयरसेल ने इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम, तमिल एक्टर धनुष और समीरा रेड्डी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। और फ्रेंड, इससे आपको इतना तो जरूर समझ आ गया होगा कि एयरसेल का खत्म होना कोई मामूली बात तो नहीं रही होगी। वेल दोस्तों, एयरसेल कैसे खत्म हुई, ये कहानी पूरी तरह समझने के लिए हमें इस कंपनी के इतिहास में जाना पड़ेगा। यानी साल 1999 में, मतलब आज से 27 साल पहले, जब एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली में डेवलप हुए लड़के चिन्नकन्नन शिवशंकरन ने तमिलनाडु में अपनी कंपनी एयरसेल की शुरुआत की, वो भी अकेले। हालांकि एयरसेल के फाउंडर C शिवशंकरन ने जब एयरसेल कंपनी की शुरुआत की थी तब एयरसेल टेलीकॉम को श्रीनिवास टेलीकॉम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। बाद में उसी साल यानी अक्टूबर 1999 में इसका नाम बदलकर एयरसेल लिमिटेड कर दिया गया, जिसका हेड ऑफिस मुंबई रखा गया।
हालांकि आपको लग रहा होगा कि कैसे एक अकेले लड़के ने अचानक से इतना बड़ा टेलीकॉम कंपनी स्टेबलाइज कर दिया। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं 1999 में जब सी शिवशंकरन एयरसेल कंपनी की स्थापना कर रहे थे तब तक उनकी उम्र 42 साल की हो चुकी थी, क्योंकि उनका जन्म 29 जुलाई 1956 को हुआ था चेन्नई के एक छोटे से गाँव में। और महज 28 साल की उम्र में ही स्टेरलिंग कंप्यूटर को खरीदकर साल 1985 में अपने पहले बिजनेस की शुरुआत कर दी थी, जो बाद में भारत की 3 सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी में से एक बन गई थी। और उसके सिर्फ 7 साल बाद सी शिवशंकरन ने मुंबई और दिल्ली में टेलीकॉम सर्विस संचालित करने वाली गवर्नमेंट कंपनी MTNL का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी जीत लिया था। और यही वो समय था जहां से एयरसेल के फाउंडर सी शिवशंकरन की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री होती है। हालांकि शिवशंकरन इसके बाद भी साल 2004 में 3 अन्य टेलीकॉम सर्कल्स के लिए सेलुलर लाइसेंस प्राप्त करने में भी सफल रहते हैं। पर जब वह MTNL के साथ कार्यरत थे तब उन्हें भविष्य नजर आने लगा और वो इस बदलाव को बहुत जल्द भाप गए कि अब भारत लंबे लंबे तारों की जगह वायरलेस कम्युनिकेशन की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा है। पर इसमें भी समय था। इस कंपनी की ग्रोथ की शुरुआत दूसरे तरीके से हुई। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल। दरअसल एयरसेल की शुरुआत के तुरंत बाद ही एयरसेल लिमिटेड तमिलनाडु की सबसे बेहतरीन टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई और महज चंद महीनों में ये इंडिया की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली टेलीकॉम कंपनी भी बन गई। और न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि पूरे भारत में एयरसेल कंपनी उन कंपनियों में से एक थी जिनकी ग्रोथ लैंडलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने में सबसे तेज थी उस वक्त। समय के साथ साथ ये कंपनी बड़ी होती ही जा रही थी। तभी साल 2005 में मैक्सिस कम्युनिकेशन ने एयरसेल में 74% की हिस्सेदारी खरीद ली। ये कैसे खरीद ली ये आपको वीडियो में आगे पता लगने वाला और यही इसके सबसे बड़े कोलैप्स के कारण भी बनी। हालांकि मैक्सिस कम्युनिकेशन के खरीदने के बाद मानो एयरसेल कंपनी को पंख लग गए, क्योंकि इसके तुरंत बाद ये कंपनी उड़ीसा, असम और भारत के नॉर्थ ईस्ट समेत कई और स्टेट्स में भी सर्विस प्रोवाइड करने लगी थी। साथ ही 2005 में ऑल इंडिया लेवल पर एयरसेल कंपनी 5th रैंक पर थी टेलीकॉम इंडस्ट्री में। पर दोस्तों अब लैंडलाइन से इंटरनेट का दौर आने वाला था। ये बात किसी को नहीं पता थी, ना ही किसी को समझ थी, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई नहीं देख सकता है। पर ये चीज सी शिवशंकरन के समझ आ गई, जिसको देखते हुए और भविष्य को समझते हुए साल 2010 में ही 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी में एयरसेल के फाउंडर ने 65 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 19 मई 2010 और भारत के तकरीबन 13 सर्कल्स में 3G की शुरुआत कर दी, जिसमें असम, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत 7 और राज्य शामिल थे। और ये एयरसेल का वन ऑफ द बिगेस्ट मास्टर स्ट्रोक निकला, जिससे सिर्फ 2 सालों में यानी 2012 तक एयरसेल के पास 50 लाख 3G कस्टमर हो गए। आज के अकॉर्डिंग आपको छोटा लग रहा होगा, पर दोस्तों आपको याद दिला दूं ये वो दौर था जब भारत में 10 में से 3 लोगों के पास भी शायद मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। इसलिए ये नंबर 2012 के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर था। पर दोस्तों एक तरफ खुशियां आई और दूसरी तरफ मुश्किलें भी साथ ले आई, क्योंकि इसी साल एयरसेल और रिलायंस का टैरिफ वॉर शुरू हो गया, जिसमें एयरसेल ने अपने टैरिफ को कपल फ्रेंडली बनाया। जो 90s की जनरेशन है उन्हें ये बात अच्छे से याद होगी कि एयरसेल के 19 रुपए के रिचार्ज से 12 बजे के बाद 25 पैसे पर मिनट कॉल चार्ज होता था, जिससे एयरसेल कंपनी देखते ही देखते शहरी क्षेत्रों में हर कपल की पहली पसंद बनता चला गया। इतना ही नहीं, इस मास्टर स्ट्रोक के बाद एयरसेल अब मार्केट में राज करने वाला था, क्योंकि जून 2010 में 34.38 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एयरसेल ने वायरलेस ब्रॉडबैंड के स्पेक्ट्रम को अपनी काबिलियत से हासिल कर लिया, यानी एक्वायर कर लिया। और भारत के 13 सर्कल में जहां वो पहले से ही मौजूद था, इसे सेम टाइम पे लॉन्च कर दिया। इसके बाद साल 2014 में एयरसेल ने तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में 4G भी लॉन्च कर दिया। और इस लॉन्चिंग के साथ ही एयरसेल भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी, यानी फर्स्ट एवर टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, जो 2G, 3G और 4G सभी नेटवर्क प्रोवाइड कर रही थी उस वक्त। और हर 3 में से एक यूजर इनके इस मूव के कारण एयरसेल को पसंद कर रहा था, उसके सस्ते प्लान की वजह से और उसके 4G और फास्ट इंटरनेट के कारण। पर दोस्तों उसके पतन का खेल 4G लॉन्च होने के 2 साल पहले ही अंदर कंपनी में शुरू हो चुका था। तो आपको याद ही होगा कि 2005 में 45,000 करोड़ रुपए देकर एयरसेल कंपनी का 74% शेयर मैक्सिकन कम्युनिकेशन ने खरीद लिया था। लेकिन 2012 में बचे हुए 26% शेयर भी एयरसेल के फाउंडर शिवशंकरन ने दबाव में आकर, या कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि अपनी मर्जी से बेच दिए थे सिंघा सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी को। आपको बता दें ये वही कंपनी है जो पूरे देश में अपोलो हॉस्पिटल चलाती है और इसकी प्रमोटर है सुनीता रेड्डी, जो कि अपोलो की MD भी है। मुद्दा बेचना ये
किसी का खरीदना नहीं था। दरअसल इस डील के बाद कंपनी में बहुत बड़े बड़े फेरबदल होने शुरू हो गए और अचानक से एयरसेल कंपनी ने एमपी, गुजरात, हरियाणा, केरला और पंजाब में अपनी सर्विसेज बंद कर दी। हालांकि 2015 में केरला में फिर से अपनी सेवाएं शुरू की, पर अब लोगों का भरोसा टूट चुका था एयरसेल कंपनी के ऊपर से, क्योंकि कई जगह पर लोगों को नेटवर्क इशू और कई स्टेट में उसके रिचार्ज कूपन न मिलने के कारण यूजर दूसरी तरफ शिफ्ट होने लगे थे, कहे तो एयरटेल और वोडाफोन की तरफ। आपको बता दूं ये वो दौर था जब रिचार्ज कूपन मिला करता था। जो 90s के लोग हैं उन्हें ये जरूर याद होगा। इसलिए कई स्टेट में रिचार्ज कूपन न मिलने के कारण लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। हालांकि जल्द ही कंपनी ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। पर दोस्तों अब 2016 का समय आ चुका था, जहां जियो कंपनी, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, फ्री में पूरे देश को सिम बांट रहा था और उससे मुकाबला करना किसी भी टेलीकॉम के लिए डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा था। आपको बता दूं एयरसेल कंपनी के इन्वेस्टर्स भी कोई मामूली लोग नहीं थे। टॉपिक पर वापस आते हैं। जियो के इस गेम को देखते हुए जो एयरसेल की 74% की शेयर होल्डर थी मैक्सिस कम्युनिकेशन, उसने एयरसेल कंपनी की फंडिंग रोक दी, क्योंकि उसका मानना था कि इस तरह के मार्केट में वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जिसको देखते हुए एयरसेल को स्टेबल रखने के लिए कंपनी ने आरकॉम यानी अनिल अंबानी के कंपनी के साथ 50% स्टेक के साथ मर्जर कर लिया और इस मर्जर के साथ ही कंपनी का नया नाम पड़ा, जो था एयरकॉम। हालांकि मर्जर हो चुका था, पर अभी भी कंपनी को 14,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना था और अगले ही साल यानी साल 2017 में आरकॉम ने एयरसेल मैक्सिस स्कैम की वजह से एयरसेल की डूबती इमेज के चलते कंपनी के बकाये को चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे एयरसेल घुटने पर आ गई, क्योंकि एक तो लीगल इशू और दूसरा रेवेन्यू लॉस, तीसरा घटता कस्टमर ट्रस्ट, ये तीनों चीज मिलकर एयरसेल को अब बैकफुट पे धकेल रही थी। दोस्तों जो कंपनी 400 करोड़ रुपए हर महीने कमा रही थी, वही कंपनी अब हर महीने 100 से 150 करोड़ का लॉस झेल रही थी, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कंपनी का स्कैम, या आप इसे पॉलिटिकल स्कैम भी कह सकते हैं, जिस वजह से इंडिया की कई बड़ी बड़ी कंपनीज डूबी है। दरअसल एयरसेल ने जब मैक्सिस को अपने 74% शेयर बेचे थे तो उसी वक्त उसमें विवाद हुआ था और कहा गया कि उस वक्त के टेलीकॉम मिनिस्टर रहे दयानिधि मारन ने एयरसेल के मालिक शिव शंकरन पर दबाव डाला था कि वो अपनी कंपनी के शेयर मैक्सिस कम्युनिकेशन को बेच दे। फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि दयानिधि मारन डीएमके पार्टी के सांसद और कांग्रेस गवर्नमेंट में उस वक्त यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे और टेलीकॉम मिनिस्टर भी। पर ये केस नजर में आया डील होने के 6 साल बाद, जब 6 जून 2011 को शिव शंकरन सीबीआई के पास पहुंचे और अपना बयान दिया कि टेलीकॉम मिनिस्टर रहे दयानिधि मारन ने उनकी कंपनी का लाइसेंस लंबे समय तक रोके रखा और जब उन्होंने मैक्सिस को शेयर बेच दिए तब जाकर दयानिधि मारन ने तुरंत ही कंपनी का लाइसेंस जारी करवा दिया। और एयरसेल के फाउंडर शिव शंकरन के रिपोर्ट के बाद सीबीआई अपनी जांच शुरू करती है और सीबीआई अपनी पूरी चार्जशीट रेडी करती है। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कहा कि इस डील को करवाने के लिए दयानिधि मारन की कंपनी सन नेटवर्क को एस्ट्रो नेटवर्क के जरिए पैसे दिए गए हैं और आरोप लगते ही 7 जुलाई 2011 को दयानिधि मारन ने कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, जिसके तुरंत बाद मारन की सारी संपत्तियों पर रेड की गई और 8 फरवरी 2012 को ईडी ने मारन ब्रदर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज कर लिया। दोस्तों अगर आपको अभी तक भी नहीं समझ में आया कि ये कौन है तो आपको बता दूं ये कालिंदी मारन के भाई है और काव्या मारन के चाचा है। काव्या मारन और कालिंदी मारन ये वही है जो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम के ऑनर है। अभी उम्मीद है इस एग्जाम्पल के बाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि दयानिधि मारन आखिर है कौन। दोस्तों एक तरफ सीबीआई ने लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया और अपने चार्जशीट में उन पर आरोप भी लगाया कि दयानिधि मारन ने एयरसेल मैक्सिस डील में 550 करोड़ रुपए लिए हैं। यहाँ तक कि सी शिवशंकरन ने ये भी जांच में कहा कि उन्हें शेयर ना बेचने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई है। हालांकि 29 मार्च 2014 को 7 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी सीबीआई के द्वारा, जिसमें दयानिधि मारन के भाई कलानिधि मारन, मलेशिया के बिजनेसमैन और मैक्सिस के मालिक टी आनंद कृष्णन और इंडिया के टॉप लेवल के मैनेजमेंट लीडर और भी कई बड़े बड़े नाम शामिल थे। ये केस शुरू हुआ और 1 अप्रैल 2015 को ईडी ने मारन ब्रदर्स की 742 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे के चिदम्बरम पर भी आरोप लगाया कि एयरसेल की इस डील में उसे 5% शेयर मिले। हालांकि पॉलिटिकल पावर के चलते उनका नाम खुलकर कभी सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों इस पूरे केस स्टडी के बाद आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि इस केस में पैसा और पावर कितनी ज्यादा इन्वॉल्व है, जिसके चलते सीबीआई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को मारन ब्रदर्स को पूरी तरीके से बरी कर दिया।
सी शिवशंकरन ने एयरसेल को अपने अनुभव से उठाया था, पर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण 2005 में 74% उन्हें इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंपनी को देना पड़ गया था, जिसको टेलीकॉम की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। स्पेशली इंडियन टेलीकॉम और इंडियन कस्टमर की तो बिल्कुल समझ नहीं थी। यहाँ तक कि आपको दोस्तों बता दूं, मैक्सिस कम्युनिकेशन कोई रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं थी उस वक्त, बल्कि आपको बता दूं मैक्सिस कम्युनिकेशन 2009 में स्टेबलाइज की गई थी और इसे पॉलिटिकल पावर और विदेशों से ऑपरेट किया जा रहा था। बाहरी लोगों ने बैठकर इस कंपनी में कई गलत डिसीजन लिए, जैसे केरला में सर्विस बंद करना बिना नोटिस के, 12 स्टेट्स में एक साथ 2012 में सर्विस बंद कर देना। हालांकि इस केस के खत्म होने के बाद कंपनी ने अपने आप को 28 दिसंबर को पूरी तरह से दिवालिया घोषित कर दिया, पर एयरसेल कंपनी के सीनियर मोस्ट ने कहा कि आनंद कृष्णन जो मैक्सिस कम्युनिकेशन के मालिक है वो मलेशिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान है, तो कंपनी दिवालिया कैसे हो सकती है। इसके बावजूद 22 फरवरी 2018 को तमिलनाडु में एयरसेल के करीब 34 लाख सब्सक्राइबर्स का मोबाइल अचानक से बंद हो गया और एयरसेल हमेशा के लिए शट डाउन हो गई। रीजन पूछने पे कहा गया कंपनी के ऊपर 15,550 करोड़ का कर्ज है, पर एकदम एंड वक्त पर मैक्सिस के ओनर आनंद कृष्णन ने 15,550 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया, जिससे बैंक के पैसे भी डूब गए और एयरसेल कंपनी भी। वेल दोस्तों, इस पूरे केस स्टडी को यहाँ तक जानने के बाद क्या आपको अभी भी लगता है कि एयरसेल जियो के आने के बाद डूबी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।